कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी का पिछला भाग सुनना ना भूलें। कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। जतिन ट्रेन से आ रहा है, सुहानी को अपने साथ ले जाएगा, इसीलिए जब तक यहाँ है तब तक इन पुरानी यादों को समेट लेना चाहती है। एक बार फिर घर को घूम घूम कर देखती है। एक बार कार में जांच कर ली कि उसने सभी आवश्यक चीज़ें उठा ली है या नहीं। जतिन ज़्यादा देर इंतजार नहीं करेगा, तैयार रहने को कहा है, तुरंत निकल जाएगा। सरला को सारे पैसे का निपटारा किया। पिता के देहांत के बाद से वह उन्हीं के घर में रह रही है। सुहानी ने पहले उसी से कहा कि इस घर का कोई भी सामान चाहिए तो वह ले जा सकती है। सरला को तो बहुत सामान अच्छा लगता है, पर उसके घर में जगह कहाँ है, इसीलिए उसने कहा कि वह ड्रेसिंग टेबल ले लेगी। अब जाने का समय हो गया है। सुहानी ने सरला से ड्रेसिंग टेबल निकाल लेने को कहा। सुहानी किसी तरह ट्रंक को खींचकर रवि के घर ले गई। उसने देखा रवि कमरे में चुपचाप बैठा दीवार की ओर देख रहा है। सुहानी अच्छी तरह समझती है कि रवि परेशान है। गांव के घर बेचने का मतलब है कि उनके बचे कुचे रिश्ते की महीन डोर भी टूट जाएगी। सुहानी ने कहा, रवि भैया, मैंने यह बक्सा तुम्हारे पास छोड़े जा रही हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं इसे लेने आऊँगी। रवि मंद मंद मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हारे इस बक्से में हीरे जवाहरात के गहने हैं? सुहानी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, उससे कहीं अधिक महंगी चीजें हैं। रवि ने कहा, तब तो इसे बड़े संभाल कर रखना होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं, बाबा मेरे बचपन के कुछ खिलौने संभाल के रखे थे, वही सब है, सुहानी ने कहा। सुहानी ने एक बार रवि के घर को अच्छी तरह देखा। पता नहीं फिर कभी इस जीवन में दोबारा आ पाएगी भी या नहीं। रवि ने कहा, इस घर को तुम अपना ही समझो और तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। सुहानी अंदर से रो रही थी। बचपन के ये रिश्ते टूटने वाले हैं, जैसे आज वह अनाथ हो रही है। रवि से कहा, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? रवि ने कहा, एकदम पगली हो, तुम्हारे सिवा मेरा और कौन है? सुहानी ने एक लंबी सांस ली और बोली, शादी नहीं करोगे? रवि ने कुछ देर खिड़की से बाहर देखा और फिर बोला, नहीं, मैं ऐसे ही बैचलर ठीक हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, शादी के बाद तो। सुहानी ने रवि के पैर छूने के लिए आगे बढ़ी। रवि चिल्लाया, ये क्या कर रही हो सुहानी, तुम्हारी जगह चरणों में नहीं है। इसके बाद वे और कुछ न कह सका। सुहानी जानती है कि रवि के दिल में एक बड़े हिस्से पर सुहानी बैठी है। सुहानी आज वास्तव में रवि को एक बार गले लगाना चाहती थी, शायद फिर कभी ना मिले। रवि भी सुहानी को खोने के लिए बेचैन हो रहा था। जब सुहानी उसके साथ होती है तो वह अपने सारे दुख भूल जाता है। पिछले 2 हफ्तों में सुहानी को कितनी कविताएं सुनाई है। सुहानी के मुंह से प्रशंसा के शब्द उसका दिल भर देते। रवि वास्तव में सुहानी को खोना नहीं चाहता था, लेकिन रवि जानता है कि उसका एक गलत कदम सुहानी की जिंदगी में बड़ा तूफान ला सकता है। इसीलिए वह खुद पर काबू पाने की कोशिश हमेशा से ही किया है। तभी अचानक रवि ने जतिन को दरवाजे पर खड़ा देखा। जतिन ने कहा, सुहानी, मैं आ गया हूँ, चलो देर हो रही है। और रवि जी, अगर कभी शहर आना हुआ तो हमारे घर जरूर आइएगा। सुहानी बाहर निकली और आखिरी बार उसने अपने घर के कमरे में दाखिल हुई और अपनी माँ को साथ लेकर कार में सवार हो गई। जीवन का एक अध्याय का जैसे आज समापन हुआ। कार में बैठी माँ के शरीर और सिर पर पूरे रास्ते भर सुहानी प्यार से सहलाती रही। माँ चुपचाप बैठी बाहर देख रही थी। रास्ते में कोई परेशानी नहीं हुई। माँ को बाहर घुमाने के लिए पापा महीने में एक बार किराए पर कार लिया करते थे। रास्ते में जो कुछ देखती उसे माँ को दिखाती और माँ कार में बैठकर देखती। इस तरह सुहानी ने अपनी माँ को रास्ते के सभी महत्वपूर्ण स्थान दिखा रही थी। ड्राइवर भी बहुत अच्छा था। कभी कभी ड्राइवर कहते, दीदी, इस रास्ते में आगे एक सुंदर मंदिर है,
वह थोड़ा मुड़ा और एक पार्क के पास से गुजरा। शायद ड्राइवर को सुहानी की माँ के प्रति थोड़ी हमदर्दी हो गई हो। सुहानी को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि माँ को थोड़ा सा घुमाया जा रहा था, लेकिन जतिन को यह अच्छा नहीं लग रहा था। जतिन ने कहा, यह सब बाद में भी हो सकता है, अभी जितनी जल्दी पहुंच जाओ उतना अच्छा है। माँ को लेकर ट्रैफिक जाम में फंसने पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ड्राइवर ने बहुत अच्छी तरह से गाड़ी चलाई। वृद्धा आश्रम में पहुंचने में करीब 5 घंटे से अधिक का समय लग गया। वास्तव में वृद्धा आश्रम देखने में बहुत अच्छा है। विशाल उद्यान, कितने प्रकार के फूल उद्यान पर खिले हुए हैं। एक तरफ कृत्रिम झरना बनाया गया है। बगीचे में बैठने के लिए कई बेंच है। कई साधु संतों की पत्थर की मूर्ति जगह जगह स्थापित किया गया है। सुहानी को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। वह दरअसल ऐसी जगह की चाहती थी। उसने मन ही मन सोचा, उसकी भी तो एक बेटी है। बेटी की शादी होने के बाद अपनी वृद्धावस्था इसी तरह वृद्धाश्रम में आकर ही रहेगी। वृद्धाश्रम के गेट पर गाड़ी घुसते ही मैट्रन और आया माँ को लेने आ गए। मैट्रन ने माँ को देखते ही गले से लगा लिया। वास्तव में मैट्रन बहुत विनम्र है। मैट्रन ऐसी मिली जैसे माँ को वह बहुत पहले से जानती है। सुहानी माँ को कमरे के अंदर ले गई। माँ का कमरा वाकई बड़ा है। बिस्तर पर खूबसूरत चादरें, एक कुर्सी, एक मेज और एक दीवार पर फर्निशिंग की हुई एक अलमारी। दीवार पर कृष्ण की तस्वीर लगा एक कैलेंडर। बगीचे की ओर खुलने वाली 2 बड़ी खिड़कियां। सुहानी ने कहा, कमरा वाकई बहुत सुंदर है। सुहानी को खुश कर पाऊं यह समझकर जतिन को संतुष्टि महसूस हुई। सुहानी ने अपनी माँ को बिस्तर पर लिटा दिया और सब कुछ व्यवस्थित करने लगी। कुछ देर वह अपनी माँ के सिरहाने बैठी रही। मैट्रन ने यहाँ के नियम कायदे की पूछताछ की। उसने जाना डॉक्टर यहाँ हर हफ्ते चेकअप के लिए आती है। बगल में एक नर्सिंग होम है, जरूरत पड़ने पर भर्ती भी कराया जाता है। सुहानी को यह सब जानकर अच्छा लगा। अब उसे निकलना होगा, इसीलिए आया और मैट्रन को माँ की सारी दवाएं सुहानी ने समझा दी। मैट्रन को माँ का प्रिस्क्रिप्शन भी दिया। पैसा पहले ही चुकाया जा चुका था। सभी औपचारिकताएं जतिन ने ही सफलतापूर्वक पूरी की। जतिन ने अपना फ़ोन नंबर भी दिया। दूसरे शब्दों में जतिन ने सुहानी की माँ के स्थानीय अभिभावक की जिम्मेदारी लिया। वह घड़ी आखिर आ गई। सुहानी ने माँ के माथे को चूमने के बाद अपना बैग लेकर कमरे से निकल गई। आंखें धुंधली हो गई। वह दरवाजे पर एक पल के लिए रुकी, पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा। माँ उसे ही देख रही थी। माँ की आंखों में एक असहाय चमक ने उसकी छाती को भारी कर दिया। सुहानी अपनी माँ की नज़र का सामना नहीं कर पाई। वह भागकर कार में आकर बैठ गई। सुहानी कार में बैठे पूरे रास्ते रोती रही। एक बेटी होने के बावजूद उसने अपनी माँ को पूरी तरह से दूसरों के जिम्मे छोड़कर अपराध बोध की भावना से चल रही थी। आधी रात को छोटी के रोने की आवाज़ सुनकर सुहानी की नींद खुल गई। छोटी रो रही है, इसका मतलब उसे भूख लगी है। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आने के बाद सुहानी इतना थक गई थी कि आते ही वह सो गई। छोटी को रात में शायद पेट नहीं भरा है। सुहानी उठकर रसोई में चली गई। कल फ्लैक्स में गर्म पानी रखना भूल गई, इसीलिए अभी थोड़ा गर्म पानी उबालकर छोटी को सेरेलैक खिला देगी। गैस पर पानी रखकर आंखें खिड़की से बाहर चली गई। सीना धक कर उठा। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में खिड़की की बगल से कोई गुजर गया। सुहानी के रोंगटे खड़े हो गए, बिल्कुल पिता की तरह। सुहानी किचन से बेडरूम की ओर भागी। जतिन गहरी नींद में सो रहे थे। अभी सुहानी क्या करेगी, सोचा जतिन को उठाए, लेकिन जतिन की नींद तोड़ने पर उसे गुस्सा आता है और जतिन भूत प्रेत पर विश्वास भी नहीं करता। हो सकता है कि जतिन उसकी बातें सुनकर उसे डांट दे। सुहानी भी भूतों में विश्वास नहीं करती, लेकिन आज एक अनजाना सा डर उसे घेर ली है। छोटी को खिलाने की जरूरत है। एक बार सोचा कि सास को बुलाए, लेकिन वह भी बहुत थकी हुई सो रही होगी और सास को क्या कहेगी। पिता का भूत दिखा है। पिता ने उसे जीवन भर इतना प्यार करते थे, वह क्यों आएंगे बेटी को डराने। सुहानी तो पापा की परी है,
और सुहानी के लिए पिता मतलब ही प्यार का स्पर्श। उसने एक बड़ी टॉर्च ली और खिड़की के बाहर रोशनी चमकाई। नहीं, कुछ भी तो नहीं है। तो क्या यह मन का भ्रम है? किसी तरह वह किचन में घुसी और पहले खिड़की बंद की। शरीर में एक अजीब सी कपकपी हो रही है। उसने पानी गर्म किया और बेडरूम की ओर भाग गई। उसने मन ही मन निश्चय किया कि रोज रात को फ्लैक्स में गर्म पानी भरकर ही रखेगी, ताकि आधी रात को उठना ना पड़े। महीने भर पहले भी जब पिता जिंदा थे, सुहानी अपने पिता को देखने के लिए उत्सुक होती थी, लेकिन आज भूत रूपी पापा को देखकर डर लगने लगा है। वह रात में बाथरूम गई, लेकिन वेंटिलेटर की ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इस डर से कि कहीं वह अपने पिता का चेहरा फिर ना देख ले। सुहानी जैसी बहादुर लड़की भी दिन ब दिन अंधेरे को देखकर सिहर उठने लगी। रात में वह बाथरूम जाने से बचती थी। शाम को अकेले बालकनी में जाने की हिम्मत नहीं होती। जब उसे अंधेरा देखती तो वहाँ उसके पिता का चेहरा दिखाई देने लगा। रात को खिड़की से बाहर देखना बंद कर दी। अगर घर में कोई नहीं होता तो रात को सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देती थी। जतिन कमरे में दाखिल होकर खिड़कियां बंद देखकर गुस्सा हो जाता, लेकिन सुहानी जतिन को सच नहीं बता सकी। अगर वह पिता के भूत के बारे में कोई व्यंग्य या मजाक करता है तो सुहानी इसे स्वीकार नहीं कर पाएगी, क्योंकि पिता उसकी बहुत प्रिय है। लेकिन वह उसे अपने पिता का भूत क्यों दिखाई दे रहा है? उनके दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आता। रात को अगर नींद टूट जाए तो आंखें खोलने की हिम्मत सुहानी को नहीं होती। रात में डर लगता तो जतिन को जकड़ लेती। एक दिन जतिन को गुस्सा आ गया और उसने कहा, क्या हुआ? आजकल आधी रात को तुम क्यों मुझे जगा देती हो? दरअसल जतिन की नींद टूट जाने पर फिर उसे कोशिश करने पर भी अच्छी नींद नहीं आती। बाद वाले दिन काम करते हुए ऑफिस की कुर्सी पे बैठकर झपकी आने लगती है। वह कहता भी है, तुम तो दोपहर को सो लोगी, लेकिन हम तुम्हारी तरह चाहते हुए भी दोपहर को सो नहीं पाती है। तब से अगर सुहानी की नींद रात को टूट जाती तो उसने अपनी आंखें बंद कर दांतों तले दांत दबाकर सुबह होने का इंतजार करने लगती। डर और चिंता के मारे आंखों के नीचे काले धब्बों ने ले ली, लेकिन इससे निजात पाने के लिए क्या करे, कुछ समझ नहीं पा रही है। वह बहुत अकेला महसूस कर रही थी। सुहानी अपने दिल का दर्द भगवान के सिवा किसी को नहीं बता सकती थी। माँ को वृद्धाश्रम में छोड़कर आते समय सुहानी को रोता देखकर जतिन ने कहा, तुम इतना क्यों रो रही हो? तुम हर दिन एक बार यहाँ आ जाया करना माँ से मिलने। सुहानी ने भी ऐसा ही सोचा। पहले कुछ दिनों तक जब छोटी दोपहर को सो जाती तो सुहानी उसे अपनी सास के पास लिटाकर अपनी माँ से मिलने वृद्धाश्रम चली आती। वह अपनी माँ के पास 1-2 घंटे बैठी रहती थी। वापस आने के बाद घर का काम करने के लिए शरीर हिला भी नहीं पाती थी। दोपहर में कमर जरा सीधी होना चाहती है। जतिन शाम को 7:30 से 8 बजे के बीच ऑफिस से घर लौट आता था। ऑफिस का काम बहुत तनावपूर्ण होता है। सारा दिन कामकाज के बाद वह थका हारा घर लौटता है। जैसे ही वह अपने कपड़े उतारकर थोड़ा फ्रेश होकर आता, सुहानी अदरक और इलायची के साथ एक स्वादिष्ट नाश्ता और अच्छी चाय तैयार करके उसके सामने परोसती है, जिसे खाने के बाद जतिन का दिमाग तरोताजा हो जाता है। लेकिन वह वृद्धाश्रम में अपनी माँ के पास जाती तो जितनी भी जल्दी करे, लौटने में शाम के 8 बज ही जाते हैं। सास बेचारी जतिन के लिए चाय नाश्ता बनाएगी या छोटी को संभालेगी। सास किसी भी तरह थोड़ी मूरी चनाचूर दे देती। भूख के समय मूरी चनाचूर देखकर जतिन का मूड खराब हो जाता है। सास सुहानी जैसी अच्छी चाय नहीं बना सकती। सुहानी दौड़ती हुई आती और चाय बनाती, लेकिन चाय अच्छी नहीं बनती। अब जल्दबाजी में और कर भी क्या कर सकती थी। जतिन भले ही मुँह से कुछ नहीं कहता, लेकिन छोटी छोटी बातों पर सुहानी और उसके बीच किसी न किसी बात पर बड़ा झगड़ा हो जाता था। इसीलिए सुहानी ने रविवार को ही माँ के पास मिलने जाने का फैसला किया। उसने जतिन से कहा कि रविवार को वह अपनी बेटी की देखभाल करेगा। सुहानी सुबह ज़्यादा खाना पकाकर
रख देगी, बाकी छोटी मोटी काम सास कर लेगी। जतिन ने भी मुस्कुराते हुए रविवार को छोटी को देखने की जिम्मेदारी स्वीकार की। जतिन भी कभी कभी अपनी सास से मिलने वृद्धाश्रम चले आते हैं। कभी कभी छोटी को भी सुहानी ले आती है, लेकिन छोटी को ले आने से सुहानी अपनी माँ की ठीक से देखभाल नहीं कर सकती है। इसीलिए छोटी को तभी अपने साथ लाती है जब उसके साथ कोई और रहता है। सुहानी की सास भी कई बार यहाँ आई माँ से मिलने। 3-4 बार ननंद भी आई। एक बार ननंद की सास भी आई माँ से मिलने। ननंद ने कहा, भाभी तुम्हें जब कभी अपनी माँ से मिलने जाना हो 2 घंटे पहले मुझे बता देना, तो मैं तुम्हारे घर पहुँचकर छोटी की देखभाल कर लूँगी। सुहानी खुद को धन्य महसूस करती है कि उसके ससुराल वालों ने उसकी इतनी मदद करती है। जतिन हर रविवार की सुबह बाजार से सुहानी की माँ की मनपसंद जलेबी लेकर आता था। सुहानी जलेबी अपनी माँ के पास ले जाती थी। वृद्धाश्रम का खाना खराब नहीं था, लेकिन यह तो संभव नहीं है कि माँ की मनपसंद के हिसाब से खाना बनेगा। इसीलिए हफ्ते में एक दिन सुहानी अपनी माँ की पसंद का खाना बनाकर माँ को अपने हाथ से खिलाती थी। रविवार को सुहानी दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8 बजे तक अपनी माँ के साथ रहती है। माँ के सिर पर हाथ फेरती है, माँ का हाथ लेकर खुद के गाल और सिर पर लगाती है, जैसे माँ उसे दुलार रही हो। रोना आता है पर बहुत मुश्किल से खुद को रोके रहती है, क्योंकि माँ को किसी भी तरह दुखी नहीं करना चाहती। माँ को पूरे हफ्ते की कहानी सुनाती है, जैसे पापा रोज माँ को सुनाते थे। माँ चुपचाप सुनती है, उत्तर नहीं देती। चेहरे पर कोई भाव भी नहीं आते। कुछ बोलने में असमर्थ माँ एकदम चुप देख सुहानी कभी कभी अपनी माँ को हिलाती है, माँ कुछ तो बोलो, मुझसे अब और नहीं सहन होता। लेकिन माँ चुपचाप भावविहीन लेटी रहती है। सुहानी अपनी माँ को ठीक रखने की हर संभव कोशिश करती है। उसकी मोबाइल में सरला मासी का गाना रिकॉर्ड कर रखा है, माँ को सुनाती है। गाना सुनते समय माँ के चेहरे के हाव भाव कभी कभी बदलते नजर आते हैं। फिर तो और भी अफसोस होता है, अगर माँ को एक बार नानी के गांव ले जा पाती तो शायद माँ में कुछ और सुधार होता। एक दिन सुहानी ने वृद्धाश्रम में प्रवेश करते हुए देखा कि बगीचे में तरह तरह की तितलियां उड़ रही हैं। पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन माँ को दिखाना संभव नहीं है। वृद्धाश्रम के अन्य लोग बगीचे में आते हैं और बैठते हैं, हवा का आनंद लेते हैं और बातें करते हैं। सुहानी वास्तव में अपनी माँ को इस छोटे बगीचा में घुमाना चाहती थी, लेकिन माँ पैदल भी चल नहीं सकती। घर लौटकर जतिन को सुहानी ने अपने दिल की बात कह दी। जतिन ने सिर्फ सुना, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। जतिन का कोई जवाब न देने पर सुहानी को बहुत बुरा महसूस हुआ। उसने तय किया कि आइंदा अपनी माँ का दर्द जतिन को कभी नहीं बताएगी। बाद वाले रविवार को जतिन सुहानी के साथ बाहर निकला। वे एक मॉल में गए। सुहानी को समझ नहीं आया कि जतिन उसे मॉल क्यों ले आए हैं। जतिन ने एक व्हीलचेयर की दुकान में घुसा। उसने एक व्हीलचेयर खरीदी। फिर वे टैक्सी से सीधे वृद्धाश्रम आए। सुहानी सोच भी नहीं सकती थी कि जतिन उसकी इच्छा की इस तरह कद्र करेगा। सुहानी चाह रही थी कि जतिन को एक जादू की झप्पी दे दे। फिर याद आया कि वे टैक्सी में बैठी हैं। जतिन का लाया व्हीलचेयर देखकर मैट्रॉन और सभी नर्सों ने सुहानी से कहा, तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसा पति मिला है। दामाद होकर भी सास का इतना ख्याल रखता है। यहाँ के बुजुर्ग लोगों का बेटा भी अपने माता पिता को देखने तक नहीं आते। सुहानी जानती है कि इस समाज में रहने वाली अन्य लड़कियों की तुलना में वह अपनी माँ के लिए अधिक कर पा रही है। कम ही ससुराल वाले स्वीकार करेंगे कि वह हर रविवार को वृद्धाश्रम आकर माँ से मिले। जतिन और सास रविवार को पूरा दिन छोटी की देखभाल करते हैं। वह कोई कम नहीं है। जतिन जैसा दामाद वास्तव में बहुत दुर्लभ है। रविवार की दोपहर सुहानी अपनी माँ को नर्स की मदद से व्हीलचेयर पर बैठाकर बगीचे में ले जाती है। एक छोटे बच्चे की तरह माँ को बगीचे में के चारों ओर दिखाती है।
वह जब भी किसी तितली को देखती तो अपनी माँ को दिखाने के लिए इशारा करती या फिर कुर्सी को उस दिशा में घुमा देती। कुछ गिलहरियों को देखकर सुहानी इतना खुश हुई कि अगली बार से अपने साथ गिलहरियों के लिए बादाम लाने लगी। बादाम खाने के लिए गिलहरी सुहानी के हाथ पर चढ़ जाती थी। सुहानी अपनी माँ को उस झरने के पास ले जाती जिस स्थान पर वृद्धाश्रम के बाकी बुजुर्ग बैठकर गपशप करते, हंसी ठाके लगाते, कई वृद्धा गीत गाते। सुहानी उन बुजुर्गों के पास माँ को लेकर बैठती थी, सभी से बातें करती। ना जाने माँ को कितना मजा आता है, लेकिन सुहानी को उन बड़े बुजुर्गों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है। सबकी अलग अलग कहानी है, लेकिन दर्द की दास्तान सबकी एक ही है। पर सब खुश है। बड़ी बात यह है कि खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के बुजुर्गों ने सुहानी की बहुत प्रशंसा करते हैं। वृद्धा आश्रम में रहने वाली सुशीला मौसी ने एक दिन सुहानी से कहा, तुम जो कर रही हो अपनी माँ के लिए, बहुत कम लड़के लड़कियाँ ऐसा कर सकती है। सुशीला मौसी की बेटी विदेश में रहती है, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, इसीलिए सुशीला मौसी वृद्धा आश्रम में रहती है। एक सुनीता मौसी है जिनका इकलौता बेटा भी विदेश में है, इसीलिए वह फ्लैट बेचकर यहाँ आ गई। वृद्धा आश्रम में रहने वाली नीलिमा मौसी ने कहा, बेटा बहू दोनों काम करते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। वे काम के कारण अक्सर बाहर ही रहते और हम पूरे दिन घर में अकेले रहने पर मन नहीं लगता था, इसीलिए यहाँ वृद्धा आश्रम आ गए। बेटा यहाँ आने नहीं देना चाहता था, उसे डर था कि आस पड़ोस परिजन दोस्त माँ को वृद्धा आश्रम छोड़ जाने पर क्या कहेंगे। पर यहाँ रहना वाकई अच्छा है, सबके साथ दिन बिताना। हाँ, कभी कभी उनके बेटे देखने आ जाते हैं। निकिता मौसी ने कहा कि उनकी छोटी बेटी की शादी मुंबई में हुई थी और वे दिल्ली में रहते थे। पति के रिटायरमेंट के बाद दिल्ली में रहने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए उन्होंने कोलकाता में आकर एक फ्लैट खरीदा बेटी दामाद के नज़दीक रहने के लिए। लेकिन इस उम्र में पति के लिए बाजार, हाउस टैक्स, बिजली का बिल, गैस बुक आदि करना संभव नहीं हो रहा था। घुटनों के दर्द के कारण निकिता मौसी भी घर का सारा काम नहीं कर पाती थी। रसोइया महीने के आधे दिन नहीं आती थी। नौकरानी का भी यही हाल था। दोनों का शरीर भी ठीक नहीं चल रहा था। एक रात को पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मौसी अपनी बेटी को सूचना देने के लिए दौड़ी, लेकिन उस रात उल्टे बेटी दामाद को उन लोगों के कारण बहुत तकलीफ हुई, इसीलिए दोनों इस वृद्धा आश्रम में आ गए। अब उनका सारी जिम्मेदारी आश्रम वाले उठाते हैं। दोनों यहाँ बहुत अच्छे हैं। सप्ताह में एक बार डॉक्टर आती है चेकअप करने। जब शरीर बिगड़ता है तो मैट्रन एम्बुलेंस बुलाती है और उसे पास के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराती है। बेटी अपने परिवार में सुख शांति से है, कोशिश करती है महीने में एक बार आकर हमसे मिलने आए। राजकुमार अंकल की भी कहानी कुछ अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। मैट्रन ने कहा कि बेटे बहू पर बोझ बनना नहीं चाहते थे, इसीलिए पत्नी के देहांत के बाद यहाँ आ गए। आजकल तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सुहानी ने सोचा कि उसे यह विचार पहले क्यों नहीं आया। अगर माता पिता को पहले इस वृद्धा आश्रम में लाया हो गया होता तो शायद पिता पर इतना दबाव ना होता। पिता के शरीर की समस्याओं का पता पहले चल सकता था। हो सकता है कि वे अब भी जीवित रहते। वृद्धा आश्रम के निवासी यहाँ सभी समारोह करते हैं, अच्छे से जीने की कोशिश करते हैं। सभी का जन्मदिन छोटे छोटे तरीके से मनाया जाता है। पिताजी को गाना सुनना, बगीचे में काम करना, फूल का पौधों लगाना और कहानियाँ सुनना और सुनाना बहुत पसंद था। वृद्धा आश्रम के बारे में सही जानकारी न होने का सुहानी को बहुत अफसोस हो रहा था। सुहानी को पता है कि माँ यहाँ ठीक नहीं है। पिता ने जिंदगी भर माँ का जिस तरह से ख्याल रखा, यहाँ उन्हें वैसा नहीं मिलता। पिता ने माँ को एक छोटे बच्चे की तरह ध्यान रखते थे, माँ के सिर को सहलाते थे, माँ का हाथ चूमते थे और पूछते थे, तुम खुश तो हो ना। पापा माँ को देखकर ही उनकी ज़रूरत समझ जाते थे। फिर वे
उस ज़रूरत को बड़े प्यार से पूरा करते। पापा आज यहाँ नहीं है। सुहानी को हर हाल में माँ की जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन सुहानी बंधी है। खुद की इस अक्षमता पर बहुत गुस्सा आता है। वह हर चीज़ से दूर भागना चाहती है। कभी कभी उसे पापा पर गुस्सा आ जाता है। अगर पापा अपने शरीर का ध्यान रखा होता तो माँ की आज यह हालत ना होती। सुहानी सोचती है, अगर उसके पिता ने उसे और अधिक पढ़ाया होता और बिना शादी किए उसे अपने पैरों पर खड़ा करता तो वह आज और अधिक स्वतंत्र होती। वृद्धा आश्रम के नर्स या मैट्रन खराब नहीं है, माँ का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनों का और दूसरों का ध्यान रखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। कभी कभी नर्सों ने सुहानी से उसकी माँ की शिकायत करती है। माँ बाथरूम जाने की बजाय बिस्तर गंदा कर देती है। सुहानी उनकी शिकायतों पर क्या कहेगी, मन व्यथित हो जाता है। मन ही मन सोचती, माँ कुछ अलग कह नहीं सकती, इसीलिए तो उनके लिए एक अलग कमरा लेना पड़ा। इसमें बहुत खर्च आता है और चुकाती भी है, लेकिन फिर भी उन लोगों को सामने मीठा चेहरा दिखाना पड़ता है। अगर उन लोगों पर गुस्सा किया तो बाद में माँ को वे चोट पहुँचा सकते हैं। जब माँ को उनके भरोसे ही छोड़ना है तो उनसे बैर क्यों करें। हालांकि उन लोगों को खुश रखने के लिए हर रविवार अपनी माँ के साथ उनके लिए भी खाना लेकर आती है सुहानी। माँ को दवा ठीक से दे रही है या नहीं पता नहीं। सुहानी दवाओं को गिनकर देखती है कि 7 दिनों में दवा कम हुई या नहीं, लेकिन कई बार दवा का हिसाब नहीं मिलती। यह समझना मुश्किल नहीं कि वे समय पर माँ को सही दवा नहीं देते। फिर भी सुहानी लौटते समय मुस्कुराते हुए कहती, माँ को दवाई ठीक से दीजिएगा। वह जानती है कि इस जन्म में उसके पिता के समान उसकी माँ को देखने वाला कोई और नहीं है। वह खुद भी अपनी माँ की उतनी अच्छी देखभाल नहीं कर पाएगी। नर्सों को दोष देने से क्या फ़ायदा, खुद भी तो काम के दबाव में कई बार अपनी सास को दवा देना भूल जाती है। अपनी माँ को दिन ब दिन दुबली होती देख सुहानी बहुत दुखी होती है। शायद यहाँ का खाना माँ को अच्छा नहीं लगता है। कई बार उसने अपनी माँ को गले लगा लेती है और माफ़ी मांगती है। किसी को कुछ कहे बिना छूटती रहती है। रात को लेटकर सुहानी तकिए को आंसुओं से गीला करती रहती है। गांव का मकान की भी अब तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। सौभाग्य की बात है कि जतिन ने शहर में एक रजिस्ट्री कार्यालय ढूंढ निकाला है जहां संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसका घर रजिस्ट्रेशन कराना संभव है भी या नहीं, जतिन नहीं जानता। रवि का गांव के रजिस्ट्री कार्यालय में जान पहचान था, लेकिन माँ को वापस गांव ले जाना संभव नहीं है। सुहानी मन ही मन सोचती है कि घर का बचा हुआ पैसा मिल जाए तो वह एक बार और कोशिश करेगी अपनी माँ को अपने घर के नज़दीक रखने की। जतिन को कई बार माँ का दर्द बयां किया है, लेकिन जतिन एक बार के लिए भी नहीं कहता कि माँ को घर ले आओ। जतिन केवल यही कहता है कि मैट्रन से शिकायत करो। मैट्रन के लिए पूरे दिन माँ की देखभाल करना संभव नहीं है। ज़्यादा शिकायत करने पर शायद देख रेख करने वाली नर्स बदल दी जाएगी, लेकिन वह नर्स भी अच्छी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। सुहानी का मानना है कि पानी में रहकर मगरमच्छ से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। मैट्रन पूरा दिन उसकी माँ की चौकीदारी नहीं करेगी। ज़्यादा शिकायत करने पर क्या गारंटी है कि नर्स जाने अनजाने माँ को चोट नहीं पहुँचाएगी। अपनी माँ को मिलकर लौटने के बाद सुहानी अपने पिता को अंधेरे में ज़्यादा देखती है, इसीलिए वह कितना भी प्रयत्न करे कि रात को बाथरूम ना जाए, फिर भी रात में नींद टूट जाती है और उसे जोर की बाथरूम लगती है। बाथरूम का वेंटिलेशन बहुत ऊंचा है, नहीं तो वह गत्ते से ढक दिया होता है। पहले जब जतिन दौरे पर जाता था तो सुहानी छोटी के साथ अपने कमरे में सोती थी। अब जतिन के बाहर जाने से वह अकेली नहीं सोती। वह अपनी सास को अपने साथ सोने के लिए कहती है।
सुहानी अंधेरे में अकेले जाने से डरती है। समझ नहीं आ रहा कि इस डर से कैसे छुटकारा पाया जाए। कभी कभी वह सोचती है कि उसे किसी तांत्रिक को या फिर मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, लेकिन तांत्रिक का नाम सुनने पर जतिन गुस्से से कहेगा, पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ जैसी बातें कर रही हो। मनोचिकित्सक की बात करेंगे तो उसको और भी गुस्सा आएगा। शायद कहेगा, पागलों का डॉक्टर को दिखाओगी। सुहानी को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। रवि को अगर सुहानी अपनी समस्या के बारे में बता पाती तो वह शायद महत्व देता। उसे रवि जैसा आज तक कोई नहीं समझ पाया। बगल के घर में रहता था, एक साथ दोनों बड़े हुए हैं। भैया बुलाती थी, लेकिन इतना अच्छा दोस्त उसे जिंदगी में कभी नहीं मिला। सुहानी हर बात खुलकर रवि से शेयर करती थी। रवि भी उसकी हर समस्या का समाधान करता था। रवि उससे 3 साल बड़ा था। यह थोड़ा अजीब ख्यालात का था। जब तक वह निकल जाता और घंटों नदी के किनारे बैठा रहता था, कविता लिखता। कविताओं से डायरी भर गई थी। सुहानी ने एक बार रवि से कहा था कि इन कविताओं को पत्रिकाओं में छापने के लिए भेजा करो। रवि कहता था, मैं यह कविता अपने लिए लिखता हूँ और हर मोहल्ले में 1-2 ऐसे शायर कवि मिल ही जाती है। कोई भी इन कविताओं को नहीं छापेगा। सुहानी को रवि अपनी कविताएं सुनाता था। प्रकृति की कविताएं, प्रेम की कविताएं। कविता सुनते सुनते सुहानी खो जाती थी। उसे ऐसा लगता कि वह जंगल में, पहाड़ों में रवि का हाथ पकड़कर घूम रही है। कभी कभी रवि के साथ नदी में तैरने का मन करता था। पूर्णिमा की रात नाव में घूमना रवि की हर कविता में सुहानी खुद को पाती थी। एक दिन सुहानी ने रवि से कहा, तुमने जिसके लिए इतनी सुंदर प्रेम की कविता लिखी है, वह लड़की कौन है? मिलाओगे नहीं? रवि शर्मा जाता था, पर उसने कोई उत्तर नहीं देता। सुहानी ने मानसिक रूप से खुद को उस कविता में खुद को रख दिया, लेकिन दोनों में से किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन दोनों एक अनजान प्रेम से बंधे हुए थे। उम्र बढ़ती गई। रवि कविता के लिए पागल थे। बाद में एक छोटी पत्रिका में उसकी कविता छपने लगी। सुहानी यह देखकर काफ़ी खुश हुई, लेकिन रवि ने नौकरी के लिए कोई प्रयास नहीं करता था। रवि की माँ को जो पेंशन मिलती थी, जिससे रवि और उसकी माँ का गुजारा हो जाता था। जब सुहानी की शादी के लिए लड़का देखना शुरू हुआ, तो एक दिन सुहानी ने रवि को यह खबर दी थी, लेकिन रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। जतिन जब उसे देखने आए तो सुहानी को भी जतिन अच्छा लगा। काम भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। सुहानी शादी के लिए पिता को मना नहीं कर पाई, इसीलिए उसने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन मन में समानता रवि से ज़्यादा थी। अभी उसे ऐसा लगता है कि रवि से उस दिन साफ साफ पूछ लेना चाहिए था। रवि ने उसकी शादी के बारे में जानते हुए भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि शायद उसकी रोजगार नहीं थी। सुहानी थोड़ी और पढ़ाई करती तो उसे एक छोटी सी नौकरी मिल सकती थी, और अगर उसने रवि से शादी कर ली होती तो आज अपनी माँ को देखने में कोई परेशानी नहीं होती। शायद पापा भी जीवित रहते।